हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये है पृथ्वी और हमारा जीवन, जो कि कक्षा 8 की है, जो कि निःशुल्क वितरण हेतु है, जो कि सरकारी स्कूलों में मिलती है। यहाँ आप इसका लोगो से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इसका तीसरा वीडियो देखेंगे, जो कि दूसरा चैप्टर है। तो इसको आप लास्ट तक देखिए। तो आज से हमारे वीडियो में सबसे पहले आज हम लोग यही जानेंगे कि भारत का संविधान क्या था। उसको ही हर वीडियो में हम लोग इसको पढ़ा करेंगे। तो इसके उद्देश्य का जो है इसको हम पढ़ते हैं, हर वीडियो में हम लोग पढ़ा करेंगे जरूर। इसको कोशिश करिए कि ये याद हो जाए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मृत्यु मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो हम सभी वीडियो में इसको पढ़ा करेंगे, जो कि हमें याद रहना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर नहीं आते हैं तो भी क्या, हमको ये याद रहना चाहिए, जो कि भारत का संविधान है। तो चलते हैं हम चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर जो आज का टॉपिक है। तो सभी लोगों का कहना रहता है कि लाइक के लिए बोल दिया करिए सर जी। तो लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो आपको। तो आज का जो हमारा चैप्टर है पाठ 2 है, भारत कृषि एवं सिंचाई। भारत में जो कृषि एवं सिंचाई है उसको हम आज लोग जानेंगे। इससे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह का आते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा लंबा है, इससे घबराना नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि देख सकते हैं। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में अंतर क्या है? चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं? चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए। तो ठीक है, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसको तो हम बाद में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर में। सबसे पहले तो ठीक है, यहाँ देखते हैं। आपने अपने गांव में कस्बे में अपने घर और आस पड़ोस वालों को खेतों पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने जैसे फसल बोने काटने या अनाज लाने जाते हैं? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। तो ये गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये समझना बहुत आसान है, पर शहर वालों के लिए थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, क्योंकि लोग खेत और देखे नहीं रहते हैं। तो यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि एवं सिंचाई। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज डिब्बे में दिए गए हैं, इसको देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो कि डिब्बे में रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और जो लोग 8 में हैं उनको तो सभी चीजें देखना चाहिए। तो कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज था। आप इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, आप दूसरों को बताइए कि ये होता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो आगे देखते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। ठीक है। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। पशुपालन केवल मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है, उन्हीं को पशुपालन में लाया गया है। वानिकी
और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। तो सोचिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा? ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन जानते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। देख सकते हैं जैसे कि खेती का पुराना तरीका जो बैलगाड़ी से खेत जोतते थे, अब तो ट्रैक्टर से जोतने लगे हैं। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। तो यहाँ चित्रों द्वारा जो समझाया गया है इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ये भी यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ समझाया गया है। ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि जान गए हम लोग। पता कीजिए आपके गांव या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाजार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। आप पता करके एक दो फसलों को तो कमेंट करके जरूर बताइए। ये समझ लीजिए, आपका ये होमवर्क है। तो इसको डिब्बे में वाला पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये बहुत अच्छा चीज दिया गया है। हमारे देश में लगभग 55%, आधे से अधिक लोग, देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। सकल घरेलू उत्पाद का 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारा भारत तो वैसे भी हर क्षेत्र में हर राज्य का अलग अलग फसल है कि जहाँ होता है क्या होता है, इसका हम लोग फायदा भी उठाते हैं। तो देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है, जो कि खाद्यान्न फसलें। इसमें आता है गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। पेय एवं बागाती फसलें, बागाती मतलब बगीचे वाला, तो चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। ठीक है, यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। अपने परिवेश में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्ग में इनकी सूची बनाइए। ठीक है, आप जरूर बनाना। आप जब भी हमारी वीडियो देखें तब पेन और एक नोट लेकर जरूर इसको बैठिए, क्योंकि तभी इसका आपका फायदा मिलेगा। तो आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। पता कीजिए बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो इसमें तो बताया भी गया है। कृषि फसलों के प्रकार, सबसे पहला आता है रबी की फसल। ठीक है, इसको याद रखना। समय क्या है? जाड़े के प्रारंभ में बोना और जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना, ये रबी की फसल होती है। उपजे में इसमें रबी की फसल में बोते क्या हैं? तो गेहूं, चना, जौ, मटर। वैसे हम लोग तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मटर, चना ये तो हम लोगों को ठंडी के मौसम में मिलते हैं। सरसों, अलसी एवं राई आदि। ठीक है, तो रबी की फसल में अगर पूछा जाए कि उदाहरण दीजिए तो मटर वटर हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी में मिलते हैं। तो जाड़े के प्रारंभ में बोना ऐसे भी समझ सकते हैं। तो खरीफ की फसलें, समय है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। जैसे कि ये अब खरीफ की फसल बोने का समय आ गया है। आज है 24 जून है आज 2020।
तो इस समय लोग धान के लिए लगा चुके हैं, उसका बीज डाल चुके हैं खेत में। तो यही समय है खरीफ की फसल का। ठीक है, तो धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। ठीक है, अब जायद की फसलें, मतलब फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। जायद की फसल क्या है? समय है मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, ये हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये गर्मी में ही मिलता है, उसके बाद ज्यादा दिन मिलता नहीं, 1-2 महीने मिलता है। इसलिए जायद की फसल भी याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इसी तरह सोचकर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम लोगों का है, आइए अपने देश की मुख्य उपजों चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफी, कपास, जूट आदि के विषय में जानते हैं। कहाँ ये चीजें अच्छी तरीके, मतलब अधिक मात्रा में होती हैं। तो चावल जो होता है, इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। ठीक है, इतने जगह चावल होता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आवश्यक दशाएं क्या है? अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी होने से, मतलब अगर ये चीजें हों तो इसकी पैदावार बढ़ेगी। यहाँ देखिए बहुत अच्छा तरीके से यहाँ मैप द्वारा समझाया गया है, ये चीज जरूर पढ़ना है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। ज्यादातर चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है उत्पादन में, हर चीज में लगभग, कुछ चीजों को छोड़ देता हूँ। यहाँ मैप द्वारा समझाया गया है, तो शायद मैप आपको कम अच्छे से दिख रहा हो, तो हम यहाँ थोड़ा से इसको आप दिखाने को कोशिश करेंगे, शायद आपको दिखे। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है ये नेपाल है छोटे से भाग में, यहाँ इसके ऊपर चीन है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ भूटान। ठीक है, ये जो बीच से गई है ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो यहाँ ये भी दिखाया गया है चावल की खेती कैसे होती है। यहाँ लोग इसको एक एक करके गाड़ते हैं, एक एक इसका पेड़। ठीक है, ये क्योंकि इसको ऐसे छीट कर नहीं बोया जाता। तो मानचित्र संख्या 2.3 ये है। तो मानचित्र 2.3 में चावल उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। इसे देखकर चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों की सूची बनाइए। ठीक है, यहाँ ऐसा कहा गया है। तो क्या आप जानते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करके हमें समझाते हैं, ये बुक की बहुत अच्छी खासियत है। चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा चीज है, इसको हमें याद रखना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए, ना आए उनको तो बताना चाहिए, तभी हम लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक, 7.5, ठीक है, 7,500 वर्षों से भी अधिक समय से पहले उगाया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, इससे आपको हमारे ख्याल से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें तो पढ़ना है, दिखा कर हम लोग जल्दी भी पढ़ सकते हैं, पर उससे कुछ फायदा नहीं। तो गेहूं, अब गेहूं के बारे में जानेंगे। अभी तो चावल जान चुके हैं। तो गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश, इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश ये गेहूं के उत्पादक में नंबर 1 पर है। उसके बाद पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, सामान्य वर्षा, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए, पकते समय गर्मी अगर रहे अच्छी, उसके बाद ये अलग रहता है। यहाँ ब्रैकेट वाला पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग जरूर ध्यान दिया करें। इसको नोट भी किया करिए, कॉपी बना लीजिए जो कि पृथ्वी और हमारा जीवन का हो, उसमें ब्रैकेट वाला जरूर नोट किया करिए। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। यूपी नंबर 1 पर है। ओके, तो यहाँ मैप समझाया गया है, जो कि ये जो ब्लैक है ये प्रमुख क्षेत्र हैं और ये गौण क्षेत्र हैं, जो कि यहाँ कुछ कलर देख सकते हैं, लाइट में कलर है बट है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इतना याद रखना कि ये ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं उत्तर। वैसे तो आप लोग जानते होंगे उत्तर, ये यहाँ पूरब होता है। ठीक है, यहाँ दक्षिण होता है। ठीक है, यहाँ पश्चिम होता है। इसको याद रखना। तो ये उत्तर भाग है, ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये उत्तर की तरफ है। ये कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच जाती है, इसको याद रखना। यहाँ ऊपर चाइना है, यहाँ नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है, ये जो भाग है ये नीला नीला, ये बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ अरब सागर है हमारा। ठीक है, इसके नीचे ये छोटा सा भाग श्रीलंका, इसको तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो गेहूं की खेती, तो मानचित्र संख्या 2.5 में गेहूं उत्पादक राज्य दिए गए हैं। इसे देखकर भारत के मुख्य एवं गौण गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची बनाइए। बताइए इन राज्यों में कैसी वर्षा होती है। अपने आसपास के गांव या कस्बे के खेतों में चावल गेहूं की फसलें देखिए। ये फसलें कैसी उगती हैं, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार इसको मतलब गेहूं की खेती जरूर देखिए। उसको कहीं से भी, अगर आप शहर में रहते हो तो गांव जाकर देखिए। अगर आप उसके पास जाकर देखेंगे तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे उसके बारे में। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे दालें, जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हम समझते हैं। तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, इसको याद रखना। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ हर चीज होता है लगभग, इसको भी याद रखना। तो आवश्यक दशाएं क्या होती है। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है, अतः फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती हैं। अगर एक बार हम लोग दाल बोते हैं तो वो मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, ये याद रखना। तो क्रियाकलाप क्या है इसमें। भारत के रिक्त मानचित्र पर दाल उत्पादक राज्यों को छायांकित कीजिए। स्थानीय समाचार पत्र से हर सप्ताह खाद्यान्नों के बाजार भाव का अंश पढ़कर आपस में उस पर चर्चा कीजिए। तो आप लोग जिस दिन इसको देखिए उस दिन देखिए कौन सी दालें कितने हजार कुंटल हैं और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब इसके बाद गन्ना पढ़ते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख चीज है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है गन्ना उत्पादन में। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात। तो आवश्यक दशाएं क्या है। उपजाऊ मिट्टी और गर्म नम जलवायु। ठीक है, यहाँ भारत का नक्शा दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर इस तरफ, यहाँ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ भी देखते हैं गन्ने की खेती इस तरह होती है। ये लंबे लंबे पेड़ होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। ठीक है, इसको मशीन से इसका रस निकाला जाता है, आप तो जानते होंगे। तो मानचित्र 2.7 में भारत के गन्ना उत्पादक क्षेत्र ये हैं। बताइए इन राज्यों में कैसी जलवायु पाई जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप तो जानते होंगे गन्ना के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। सोचिए और बताइए आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वह किससे बनता है। ये लीजिए, यहाँ कितना अच्छा समझाया गया है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वो किससे बनता है, तो वो गन्ने से ही बनता है। तो गन्ने से बनाए जाने वाले एक और पदार्थ का नाम बताइए। आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग जानते होंगे शायद, हम तो जानते हैं पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताना। तो अब है चाय।
तो चाय में असम नंबर 1 पर है, ठीक है। जो यहाँ पहले नंबर पर लिखा रहता है वो नंबर 1 रहता है उस चीज में। तो असम, फिर पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल, ठीक है। तो आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए? अधिक वर्षा होना चाहिए जहाँ चाय होता है, और गर्मी भी। पहाड़ी ढाल होना चाहिए जिस पर पानी न रुके, अन्यथा जड़ें गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। तो चाय की संक्षिप्त कहानी ये देखिए, बहुत अच्छा चीज दिया रहता है डिब्बे वाला। तो विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधि पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829, डेट जरूर याद रखना, इसमें उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ लोग कैसे चाय तोड़ते हैं, चाय का बागान। तो मानचित्र में आप भी देख सकते हैं चाय, जो ये रेड वाला है वो चाय है, ये चाय है रेड वाला। कॉफी ये जो ब्लू कलर का है, हल्के ब्लू में दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो कहवा या कॉफी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है, जिसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों को भारत के मानचित्र 2.9 में देखिए, और चाय कहवा उत्पादक राज्यों की सूची बनाएं। वैसे भी चाय कहवा के बारे में हम शायद आप लोगों को एक वीडियो अलग से दें, ठीक है। तो बताइए, मैदानी भागों में चाय की खेती क्यों नहीं होती? इसको आप पढ़िए, या तो इसमें शायद देखते हैं आगे मिलता है, नहीं है। आप लोग पता करके जरूर कमेंट करके बताना। तो इसका अब आ गया कपास। कपास जानते हैं, तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश रहता है सब में, इसको याद रखना, ये लगता है कॉमन है सब में। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। चाय के बाद आता है जूट। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश कॉमन रहता है। उड़ीसा। तो आवश्यक दशाएं क्या है? काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर वर्षा अथवा सिंचाई का उचित प्रबंधन, उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु, ठीक है। तो यहाँ भारत का मैप दिया गया है, देख सकते हैं। ये जो यहाँ रेड कलर का है ये कपास है, ठीक है, जिससे हम लोग रुई प्राप्त करते हैं, कॉटन। और ये जो यहाँ ब्लू है ये जूट है, ठीक है।